फ्रेंड्स, कॉची इंटीग्रेशन कॉची इंटीग्रेशन थ्योरम करके जो चैप्टर है आपको, जो कॉची थ्योरम के अंदर, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, इसके अंदर हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसके पहले ये बेसिक वाला एक लेक्चर में लेने वाला हूँ। प्रॉब्लम तो लेने ही वाला हूँ। प्रॉब्लम एक कम से कम 6 या 6 मार्क्स टू 8 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है कॉची थ्योरम का प्रॉब्लम इंटीग्रेशन के अंदर, कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अंदर। लेकिन उसके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले ये बेसिक जो लेक्चर में लेने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप कोई भी सम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे तो ये सब जो 4 पॉइंट है, देखो ये और ये पहले आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। उसके कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर होते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो पहले एनालिटिक फंक्शन है क्या, इसके पहले हम लोग ने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर एनालिटिक फंक्शन वगैरह किए हैं, उसमें कॉची रेसिड्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो भी किया है। ओके, लेकिन एनालिटिक फंक्शन है क्या, इसमें कैसा इस्तेमाल होने वाला है, ये सब पढ़ने वाला है। तो ये अपना लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर आप देखने के बाद ही उसके प्रॉब्लम करना। अगर मेरे आगे वाले जो वीडियो रहेंगे उसके अंदर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके देने वाला हूँ, लेकिन वो सॉल्व करने के पहले ये देखना बहुत जरूरी होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉची थ्योरम के अंदर। तो कॉची थ्योरम है क्या? कॉची थ्योरम कहता क्या है, इफ f of x इज एनालिटिक फंक्शन। f of x एक फंक्शन है, वो एनालिटिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एनालिटिक फंक्शन एट एवरी पॉइंट विथ इन ए क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व के अंदर है। अभी क्लोज्ड कर्व किसको बोलते हैं? ये भी है रैंडम ऐसा कोई भी कर्व है, लेकिन यहां पे ये क्लोज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लोज्ड हो रहा है। और इसके अंदर एनालिटिक फंक्शन एट एवरी पॉइंट विथ इन ए क्लोज कर्व, देन द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज क्या रहेगा? 0 रहेगा। ऐसा कॉची थ्योरम इंटीग्रल थ्योरम कह रहा है। ओके, अभी ये कॉची भाई जो बोल रहा है उसका मतलब क्या होता है? ये क्लोज कर्व है, कोई भी है। अभी आप प्रॉब्लम करेंगे उसके अंदर आपको सर्कल ही सर्कल दिखने वाले हैं, लेकिन कॉची ने क्या बोला हुआ है? कोई भी रैंडमली कोई भी ऐसा कर्व है, उसके अंदर जो भी एनालिटिक फंक्शन होगा वो क्या होने वाला है? अगर वो एनालिटिक है और में क्लोज कर्व के अंदर है तो उसका वैल्यूएशन क्या आने वाला है? 0 आने वाला है इंटीग्रेशन के अंदर। और ये सी लिखा है क्लोज कर्व के लिए। ओके, तो अभी यहां पे मैंने ये रैंडम फंक्शन बना दिया, उसका तो हो गया। अभी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, अभी कॉची भाई ने हमें ये भी एक इंटीग्रल फॉर्मूला दे दिया है। अभी इसका इस्तेमाल कैसा करना है? अभी ये कंडीशन तो हो गया कि चलो क्लोज कर्व है, उसके अंदर कोई भी एनालिटिक फंक्शन है तो वो हो गया 0 करके। लेकिन अभी ये किसके लिए है? इसका मतलब क्या है? इसके लिए हम लोग बढ़ेंगे और, लेकिन उसके पहले थोड़ा सर्कल के बारे में भी बात करेंगे और बाद में इसके ऊपर जाने वाले। ओके, तो सर्कल जो रहेगा ये वाला ऐसा, ये भी एक क्लोज कर्व ही रहेगा। उसके अंदर वाला जो रहेगा, उसके अंदर और बाहर का फंक्शन हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सर्कल का इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन, और सर्कल का इक्वेशन हम लोग ने इसके पहले किया है, लेकिन ये जेड फॉर्म के अंदर सर्कल का इक्वेशन में यहां पे आपको बता दे रहा हूं। अभी ये पॉइंट मैंने क्लियर किया आपको थोड़ा, और अभी यहां पे आ रहा हूं इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अभी इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या कहता है? z इज माइनस z0 इज इक्वल टू r। ओके, इसका मतलब क्या होता है? मैं एक एक
एग्जाम्पल लेके आपको यहां पे क्लियर करूंगा। अभी z इज इक्वल टू r, फॉर एग्जाम्पल ऐसा 5 रहेगा, 5, ओके 5। तो इसका मतलब होता है r इज इक्वल टू 5, मतलब रेडियस जो है सर्कल की वो क्या हो रही है, 5 हो रही है। लेकिन अभी इसके जो ओरिजिनल पॉइंट है, ओरिजिन एट अ सर्कल जिसको कहते हैं, वो क्या रहेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो ओरिजिन एट अ सर्कल z0 का कोई वैल्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, z0 का वैल्यू 0 रहेगा, और 0 के साथ कंपेयर करते तो z इज इक्वल टू ऑब्वियसली 0 ही आएगा। मतलब क्या है, अभी ये जो मैं z बोलता हूं आपको हमेशा, z इज नथिंग बट व्हाट, x प्लस आई वाई। तो x जो रहेगा वो भी 0, और यहां पे I0 पूरा 0 है, मतलब वही रहेगा, तो y भी क्या रहेगा, 0। इसका मतलब ये होगा कि ये जो सर्कल है इसके ओरिजिन पॉइंट 0,0 हो गए, ओके। और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एक ही साइड में निकाल रहा हूं, तो ये ऐसा सर्कल रहेगा। मतलब यहां पे भी 5 5 5 5 रहेंगे, ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा, लेकिन ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा। इस तरह से सर्कल आ पाएगा, गेटिंग। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम करेगा आपको। ये अगर नहीं क्लियर होता है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये एक एग्जांपल से हूं मैं, ओके। अभी यहां पे देखो दूसरा पॉइंट, अभी z माइनस 5 और ये z माइनस 2 ले लेंगे, और ये 3 रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, r इज इक्वल टू 3 रहेगा, r इज इक्वल टू 3 रहेगा। z ये 0 के साथ कंपेयर हो गया, मतलब ये हो गया -2 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 0, i का वैल्यू, y का वैल्यू 0 है क्योंकि दिख नहीं रहा था, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल कैसा ड्रॉ होगा, यहां पे देखो 1 2 एंड 3, यहां पे 1 2 एंड 3। अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये 2 पॉइंट यहां पे हो गया, और y पॉइंट यहां पे ही लाइज हो जाएगा, मतलब x, क्योंकि y का वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे। अभी रेडियस क्या है, 3 है, तो यहां पे -1, तो ये 1 2 2 और 3, यहां तक 3, मतलब यहां 3, इसके बाद ये 1 2 3, मतलब ये हो गया 3 4 और 5। अभी ये 2 पॉइंट यहां पे हो जाएगा, तो ये ऐसी सर्कल रहेगी आपकी, मतलब ये भी पॉइंट रहेंगे इसके, ये 3 पॉइंट यहां पे मतलब लाइज होगा, ये बराबर इसके इसमें जाएगा ऐसा, और ये भी यहां पे अगर लाइज करेंगे 1 2 और 3, ये निगेटिव रहेंगे, तो ये पॉइंट रहेगा, ऐसा सर्कल चला जाएगा, ओके। इस तरह से सर्कल रहेगा। तो ये सर्कल निकालना और सर्कल कैसा आने वाला है, ये इक्वेशन से आपको पता होना जरूरी है, ओके। तो ये सेकेंड एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया। दूसरा कंडीशन है z माइनस वाई, इसको मैं 1 लिखता हूं, 1i, मतलब i रहेगा, इज इक्वल टू 2। इसका मतलब r इज इक्वल टू 2 है, ओके। r इज इक्वल टू 2 है, z माइनस आई इज नथिंग बट 0 से कंपेयर किया, z इज इक्वल टू i मिल गया मुझे। i के साथ जुड़ा रहेगा तो 1, वो दिखता नहीं है, तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 1i, मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। तो यहां पे ड्रॉ करना है हमें, तो कैसे करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, वैसे ही -1 -2 -3, ये हो गया -1 -2 -3, ओके। तो यहां पे देखो रेडियस तो 2 है, हमें सर्कल के पॉइंट, यहां पे y इज इक्वल टू 1 बन रहा है,
एक्स एक्सेस 0 है, तो यहां ये पॉइंट रहेगा सर्कल का। इस तरह से ये सर्कल का ये पॉइंट रहेगा, मतलब ये ओरिजिन रहेगा 0,1। ये ओरिजिन हो गया सर्कल का, मतलब सर्कल का ओरिजिन बीच में बराबर नहीं आ रहा है ये केस में। तो अभी उसका रेडियस रहेगा 2, तो रेडियस जो रहेगा सर्कल का वो 2 रहेगा, मतलब ये ऐसा, ये लंबा किया मैंने, तो ये सर्कल के ये भी हो जाएंगे ये पॉइंट, सपोज ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, तो ये मेरा सर्कल जो रहेगा ये ऐसे इस तरह से सर्कल ड्रॉ हो पाएगा। ओके, सॉरी, ये सर्कल का पॉइंट यहां पर ये 0 1 2 2, मतलब यहां पे सर्कल का दूसरा पॉइंट आएगा। सॉरी, ये इस तरह से चला जाएगा। ओके, थोड़ा सर्कल दिखने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं हाथ से ही निकाल रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि सर्कल इस तरह से चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्कल के पॉइंट कैसे चलेंगे और सर्कल कैसा लाइज होगा। ओके, तो अंदर नहीं हो रहा है, ये क्लियर हो जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो। z माइनस ये हो गया 4 -2 ले लेता हूं, ये भी छोटा ही लेता हूं, 1 लेता हूं, तो सर्कल ड्रॉ करने में हम लोग को थोड़ा दिक्कत नहीं होता उससे। 3, ओके, इसके अंदर रेडियस मुझे मिल गई 3। अभी ये z माइनस ये 1 + 2i, इसको ब्रैकेट देता हूं मैं और 0 कर देता हूं, इससे z इज इक्वल टू 1 + 2i, मतलब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। वापस से मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, यही चीज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, अभी सर्कल देखो कहां पे उसके ये मिल रहे x और y, तो x और y, x यहां पे है, y 2 पे है, मतलब ये पॉइंट हो गया, मतलब यहां और यहां ये ओरिजिन मिल गए हैं मुझे, तो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। और सर्कल जो है वो 3 का है, 4 5। ओके, इसके बाद ये हो गया -1 -2 -3, तो ये 2 जो रहेगा ये आगे चला जाएगा यहाँ पे। ओके, और ये 3 है, मतलब ये 1 2 और 3, यहाँ पे 1 2 और ये 4 इस तरफ ऐसा, और यहाँ पे 1 2 और 3, तो इस तरफ ये सेंटर रहेगा, इससे हम लोग सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। तो सर्कल आपका इस तरह से रहेगा, ये पॉइंट को जोड़ेगा, ये पॉइंट को जोड़ेगा, ये पॉइंट को जोड़ेगा और ये पॉइंट को जोड़ेगा, तो यहां पे 3 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, इससे इस तरह से सर्कल बन पाएगा। ओके, तो ये जो 4 कंडीशंस थी, ये सर्कल की कंडीशंस मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन करके दिखा दी है। अभी ये 2 कंडीशंस के ऊपर हम लोग को डिस्क्रीट फंक्शन, अभी एनालिटिक फंक्शन मैं इसको बोल देता हूं, और ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ये एनालिटिक फंक्शन है। अभी ये ऊपर वाला एनालिटिक फंक्शन है, नीचे के होने के वजह से कभी एनालिटिक फंक्शन नहीं बनता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अभी एनालिटिक फंक्शन अगर होता है तो उसको डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस फंक्शन सब कर सकते, लेकिन एनालिटिक फंक्शन नहीं है और इनडेफिनेट वैल्यू आ रही है, उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगा, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, कंटिन्यूएशन नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल चीज। तो अभी हम लोग एनालिटिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो एनालिटिक फंक्शन, अभी ये फंक्शन है एनालिटिक, क्योंकि देखो ये कहीं भी डायरेक्टली इसका वैल्यू, इसके नीचे कोई भी नहीं है, 0 नहीं है, तो ये फंक्शन का इनडेफिनेट वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। और ये एनालिटिक फंक्शन के ऊपर हम लोग ये कंडीशंस के ऊपर से इसका एनालिसिस करेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अंदर से। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अंदर ये क्लोज कर्व है, C इज अ क्लोज कर्व, ये मतलब सर्कल है और उसका रेडियस क्या है, रेडियस है R, रेडियस है R, R इज इक्वल टू 1 है, और उसके जो ओरिजिन है x
इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ये किससे पता चला है? ये इससे मुझे पता चला है। ओके, अभी इसका मतलब हो गया ये सर्कल जो है, ये सर्कल 0,0 से है और फंक्शन एनालिटिक है। फंक्शन क्या है? एनालिटिक है, मतलब जो f ऑफ z जो है वो एनालिटिक है और ये क्लोज जो कर्व है सर्कल इसके अंदर बैठा है। अगर फंक्शन एनालिटिक है और क्लोज कर्व के अंदर बैठा है तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहता है? मैं नहीं कह रहा हूं, कॉची इंटीग्रल थ्योरम बोल रहा है कि 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f ऑफ z 0 हो जाएगा। मतलब इसके अंदर फंक्शन क्या होने वाला है? 0 हो जाएगा। ये थ्योरम इसको लगेगा, यूज में आएगा, ये एप्लीकेबल होगा। गेटिंग? लेकिन अभी दूसरा ले लेता हूं। अभी दूसरे कंडीशन के ऊपर मैंने थोड़ी रेडियस बढ़ा दी, बड़ा वाला सर्कल किया, बड़ा वाला सर्कल किया, वही कंडीशन रखी, तो इसमें भी क्या होने वाला है? ओरिजिन के ऊपर है और रेडियस 100 है। रेडियस बढ़ाने से उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, फंक्शन इसके अंदर है, क्लोज कर्व के अंदर, तो यही थ्योरम लगेगा, इसका भी वैल्यू 0 ही आएगा। गेटिंग? अभी हम लोग और एक इसके ऊपर जाने वाले हैं। अभी देखो, अभी रेडियस जो है वो 5 है और x का वैल्यू 2 हो गया है। यहां पे इक्वेशन से पता चला, ये सब मैंने इसके पहले किया है, और y का वैल्यू 0 है। इसका मतलब है इसके जो पॉइंट है 1 2 2, मतलब यहां पे सेंटर है, किसका? सर्कल का। यहां पे सेंटर है, ये क्लोज्ड कर्व हो गया और इसके अंदर ये एनालिटिक फंक्शन है, इसके अंदर f ऑफ z है। और ये फंक्शन कैसा है? एनालिटिक है, नॉन एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक है, तो इसका भी वैल्यू 0 ही होने वाला है। कैसा होने वाला है? 0 ही होने वाला है। मैं नहीं बोल रहा हूं, कॉची इंटीग्रल थ्योरम बोल रहा है, ये एप्लीकेबल होगा उसको। लेकिन रैंडम कोई भी ऐसा स्क्वायर भी आ सकता है, या तो ऐसा, ये ऐसा भी कोई एक रैंडम ऐसा ये भी रहेगा, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी स्क्वायर है, तो क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, तो ये क्लोज्ड कर्व के अंदर ये एनालिटिक फंक्शन है। सर्कल ये ऐसा नहीं है, कोई भी क्लोज्ड कर्व है उसके अंदर f ऑफ z इज एनालिटिक है, तो उसका वैल्यू इंटीग्रेशन क्या क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। कौन बोलता है? कॉची इंटीग्रल थ्योरम बोलता है, मतलब यहां पे भी 0 ही आएगा। गेटिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखो, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ऐसा है, f ऑफ z ऊपर वाला है, नीचे वाला z माइनस a है, ये f ऑफ z है। ओके, अभी ऊपर वाला और नीचे वाला पूरा फंक्शन ले लेंगे, मतलब कंप्लीट वन, उसको बोलेंगे एफ जेड, कैपिटल एफ जेड, उसको बोलेंगे जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 अपॉन z माइनस 3। ये पूरा फंक्शन है। अभी ये पूरा फंक्शन है, ये एक पॉइंट के ऊपर ऐसा एक पॉइंट है, उसके ऊपर एनालिटिक नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा हूं? देखो, ऐसा एक पॉइंट है, उसके ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा है। कौन सा पॉइंट रहेगा? z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 3। ये जो सिंगुलर पॉइंट है, इसके ऊपर ये फंक्शन नॉन एनालिटिक है, एनालिटिक नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं z के ऊपर 3 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो 3 माइनस 3 0 हो गया, और 0 से इसको डिवाइड किया तो ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा। ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, इनफाइनाइट वैल्यू देगा। इनफाइनाइट के ऊपर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कुछ असर नहीं करेगा। गेटिंग? तो ये फंक्शन ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है, ये नॉट सिंगुलर पॉइंट के लिए ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ओके, ऐसे केस के अंदर हमें ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हेल्प करने वाला है।
ऐसी कंडीशन होती है तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हमें हेल्प करने वाला है। कॉची इंटीग्रल ने हमें उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके अंदर ये क्लोज कर्व है, फंक्शन नॉन एनालिटिक है, ये पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है इसको नॉन एनालिटिक हो गया ये फंक्शन, तो इसके लिए इसका आंसर जीरो नहीं आएगा, इसका आंसर जनरेट होगा और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला उसको रिप्रेजेंट करेगा और वैल्यू दे देगा, उससे वैल्यू दे देगा हमें। तो इसके ऊपर हम लोग उसके सब कंडीशन में यहां पे ले रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही आपको ज्यादा करके सम पूछने वाले हैं और सम सॉल्व करना तो आगे आसान रहेगा, लेकिन वो इनसाइड द सर्कल है और आउटसाइड द सर्कल है, ये आइडेंटिफाई करना, वो डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट होता है अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझता नहीं है तो। ओके, अगर वैसा तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन एक बार समझ लिया तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो यहां पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे देखो z इज इक्वल टू कुछ नहीं है, मतलब z इज इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू जो है वो 0 है, y का वैल्यू भी 0 है, लेकिन रेडियस जो है 1 है, इसका मतलब ये 1 1 1, थोड़ा बड़ा निकालता हूं, हाँ ठीक है 1 1 1, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, ये माइनस माइनस और ये ऐसा सर्कल रहेगा यहां पे। ओके, ये ऐसा सर्कल है मेरा। अभी ये सर्कल से और ये दिए हुए फंक्शन से हम लोग फंक्शन अंदर है बाहर है वो आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, ये 1 पॉइंट हो गया, इसके बाद ये पॉइंट 2 हो गया, ये पॉइंट 3 हो गया, ये पॉइंट 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, ऐसा यहां पे ये -2 -3 -4 चलेगा, यहां पे -3 -2 -4 चलेगा, यहां पे 2 रहेगा। ओके, ये 1 रहेगा, ठीक है, -1 रहेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज देखो, अभी यहां पे क्या है, देखो यहां पे 3 है, क्या है, z इज इक्वल टू 3, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0, मतलब ये कहां पे लाइज होने वाला है, इसका पॉइंट जो है वो यहां पे लाइज होने वाला है। कहां पे लाइज होने वाला है, ये पॉइंट के ऊपर लाइज होने वाला है। इसका मतलब क्या होता है, जो नॉन एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है वो जो फंक्शन है वो इनसाइड द सर्कल है क्या, नहीं है। ये पॉइंट इसके ऊपर ये फंक्शन जो है ये इनसाइड नहीं हो रहा है, ये बाहर आ रहा है। सर्कल जो है ये कंडीशन के लिए बाहर हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन के लिए सर्कल इतना ही है हम लोग के पास, और ये किधर है, बाहर है, ये किधर है, बाहर है। वो केस में भी इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसका आंसर 0 ही आएगा। ये हो गया आउटसाइड द सर्कल पॉइंट, इसको बोलेंगे आउटसाइड पॉइंट, सब में हम लोग को लिखना पड़ेगा, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, ये सर्कल का आउटसाइड के। अभी यहां पे देखो, यहां पे सर्कल का जो रेडियस है, यहां पे सर्कल का रेडियस r हो रहा है, ये इक्वेशन ले रहा हूं मैं, तो सर्कल का रेडियस r हो गया, z का वैल्यू 0,0 है, मतलब सेंटर से ही गुजरेगा, वो सेंटर से ही है और सेंटर से ही है, तो रेडियस क्या है, 4 है, ये 4 है, ये 4 है और यहां पे भी एक 4 रहेगा और ऊपर में भी एक 4 रहेगा। तो जो सर्कल है वो ऐसा 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 और ऐसा रहेगा, ये सर्कल हो गया मेरा। अभी जो फंक्शन है वो वही है, फंक्शन को मैं हाथ नहीं लगाया, वो ही फंक्शन है। तो z-3 का वैल्यू के वजह से जो मेरा पॉइंट लाइज हो रहा है वो किधर आ गया है, देखो सर्कल के अंदर आ गया। तो यहां पे क्या हो गया, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, मतलब नॉन एनालिटिकल फंक्शन जो है, नॉन एनालिटिक फंक्शन है, वो जो एक पॉइंट है, नॉन सिंगुलर पॉइंट है, वो सिंगुलर पॉइंट ये सर्कल के अंदर आ चुका है, सर्कल के
अंदर आ चुका है, वो केस में ये जीरो नहीं होगा, ये केस में ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा, ये फॉर्मूले से हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। ये छोटा एफ जेड है, ये ऊपर वाला फंक्शन है, ये छोटा एफ जेड है, ये ऊपर वाला फंक्शन है। ये ऊपर वाला जो इतनू सा फंक्शन है, ये नीचे नहीं, तो ऊपर वाला जो फंक्शन है ये नहीं पार्ट पकड़ेंगे, ये पार्ट पकड़ेंगे। तो वो ऊपर वाला फंक्शन जिसको एफ ऑफ जेड, स्मॉल एफ ऑफ जेड कहता हूं मैं, वो एनालिटिक है। लेकिन नीचे और ऊपर वाला अगर पकड़ेंगे तो उससे वो फंक्शन क्या होने वाला है, बड़ा एफ ऑफ जेड, वो फंक्शन क्या हो रहा है आपका, वो फंक्शन नॉन एनालिटिक, फंक्शन इज नॉन एनालिटिक हो रहा है ऐसे इसमें, क्योंकि वो अगर 3 इसके अंदर प्लेस करूंगा तो इसका वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट आएगा तो उसके ऊपर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन असर नहीं करेगा, तो ये फंक्शन नॉन एनालिटिक होगा, एनालिटिक नहीं होगा। गेटिंग? तो फंक्शन नॉन एनालिटिक होगा, गेटिंग? तो ये फंक्शन अगर नॉन एनालिटिक होगा, इसके ऊपर कोई असर नहीं गिरेगा, तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इस हमें यूज करना पड़ेगा। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कैसे काम करेगा, देखो ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है यहां पे, अभी मैं इसका एप्लीकेशन करूंगा तो क्या होने वाला है, देखो अगर ये यही फॉर्मेट में है, एफ ऑफ जेड ये है ऊपर वाला और नीचे वाला जेड माइनस ए है, तो वही फॉर्मूला मैं यूज करता हूं, 2 पाई आई एफ ऑफ ए के जगह पे यहां पे क्या है 3, और एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड जो है वो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस 2z प्लस 1 है। तो इसका मतलब z के जगह एफ ऑफ जेड है तो 3 a, ये a जो है वो 3 है हमारा, तो यहां पे 3 में प्लेस कर देता हूं, 3 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 16। तो यहां पे इसका एफ ऑफ ए का वैल्यू मुझे 16 मिला, तो इसका वैल्यू मिलेगा 2 पाई आई इंटू 16, तो ये हो गया 32 पाई आई। हेडिंग? इसका वैल्यू क्या मिला मुझे, 32 पाई आई। ओके, कभी इनसाइड लाइज करता है तो, गेटिंग? और एक प्रॉब्लम हम लोग ये इसके अंदर इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इसका वैल्यू आ गया है आपका 32 पाई आई। ये क्या आ गया आपका वैल्यू 32 पाई आई। ओके, अभी C इज Z इज इक्वल टू 3 है, Z इज इक्वल टू क्या है 3 है। अभी सर्कल का पोजीशन देखो क्या होने वाला है, z इज इक्वल टू 3 है, वो ही क्वाड्रेंट के अंदर मैं थोड़ा रफ करके z इज इक्वल टू 3, तो r का वैल्यू क्या बनता है 3, और इसका z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और 0, मतलब 0 0 कोऑर्डिनेट से ही सर्कल चालू हो गया, रेडियस खाली 3 है, तो यहां से इस तरह से सर्कल, इस तरह से सर्कल रहेगा। ओके, अभी इस तरह से सर्कल रहेगा तो जो हमारा पॉइंट था वो सर्कल के ऊपर लाइज हो गया, ऑन द सर्कल, क्लोज सर्कल, ऑन ए क्लोज सर्कल के ऊपर लाइज हो गया, मतलब सर्कल के ऊपर लाइज होता है तो भी यही करना पड़ेगा आपको, और उसका भी आंसर क्या आने वाला है 32 पाई आई। गेटिंग? ये लेक्चर के अंदर मैंने सर्कल के इक्वेशन, एनालिटिक फंक्शन, नॉन एनालिटिक फंक्शन और क्लोज कर्व और इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके ऊपर सम चालू करूंगा। लेकिन ये पहले आप इसका स्टडी करने के बाद ही
एग्जाम्पल सॉल्व करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो आगे जाके जो एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं वो समझने में बहुत आसानी गिरेगी। और आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।